अस्सलाम वालेकुम, वेरी गुड मॉर्निंग। और आपको कहते हैं खुशामदीद द मॉर्निंग शो में। मैं हूँ इकरा हारिस और इस दुआ और उम्मीद के साथ कि आपका दिन जो है वो अच्छा गुजरे। एक ही दिन क्यों जनाब, आपके हर दिन अच्छे गुजरें, यही दुआ हमेशा करनी चाहिए। और दिन का आगाज़ वैसे भी कोई छोटी से छोटी दुआ से और स्पेशली अल्लाह ताला का शुक्र अदा करके ज़रूर करनी चाहिए कि जिसने हमें इतनी ज़्यादा नेमतों से नवाजा। तो आज की अच्छी बात से ही हम कोशिश करेंगे कि डिस्कशन का आगाज़ करें। मुख्तलिफ मेहमान तो आते ही रहते हैं हमारे शोज़ में, लेकिन मौला अली का बहुत ही खूबसूरत कॉल है जनाब कि इंसान के जिस्म का सबसे खूबसूरत हिस्सा दिल है। अगर यही साफ़ ना हो तो चमकता चेहरा किसी काम का नहीं। हम देखते हैं जब बहुत आला पर्सनालिटीज़ के लोग होते हैं, हम अक्सर देख के उन्हें कह रहे होते हैं वाह क्या बात है, क्या पर्सनालिटी है इनकी, लेकिन कई दफ़ा उनके दिल में बुग़्ज़ होता है, हसद होता है, समझ नहीं आता किस चीज़ से प्रॉब्लम होती है। सो फिज़िकल अपीयरेंस डज़न्ट मैटर, आप का अंदर से दिल का साफ़ होना बहुत ज़रूरी है। अगर दिल आपका किसी के लिए साफ़ रहेगा तो ना उसमें हसद होगा, ना बुग़्ज़ होगा, ना आप किसी की ग़ीबत करेंगे, बहुत सारी मुआशरती और वो वाली बुराइयों से बच सकेंगे जो हमें शायद खींच कर आखिरत के अंदर सुखरू ना कर सकें। लेकिन कोशिश करें जनाब कि अपना दिल साफ़ रखिए, ताकि वही ग्लो जो अंदर की आपकी सफाई है दिल की, वही खूबसूरती है, वो बाहर भी नज़र आए। बिकॉज़ वैसे खूबसूरत होने का कोई फ़ायदा नहीं है। तो वैसे हम अपने से बड़े बड़ों से भी ये बात सुनते हैं और वो ज़ोर इसी बात पे देते हैं कि दिल में किसी के लिए भी आप हसद ना रखें, बुग़्ज़ ना रखें, और यही कामयाबी का ज़ीना होता है। तो इसी के साथ देखते हैं कि आज हमारी टीम ने आपके लिए कौन सी ऐसी जगह सेलेक्ट की है जो कि आप जाके देख भी सकते हैं और यूनिक भी है। तो चलते हैं अपने सेगमेंट फैमिली वेकेशन की जानिब। तो जनाब आज आपको लेके चलते हैं अल्तद फोर्ट, इसको देखिए। तो जनाब ये जो अल्तद फोर्ट है गिलगित बल्तिस्तान में है और एक बहुत ही तारीख़ी हैसियत है। और ये मीर्स की जानिब से जो है वो बनाया गया था, जो कि मीर्स ऑफ हुंज़ा जिन्हें कहा जाता था, रूलर्स ऑफ हुंज़ा कहा जाता था, जो हुंज़ा के ऊपर हुकूमत करते थे। और ये बेसिकली उनकी एक ताकत का सरचश्मा, इस किले को अगर कहा जाए तो गलत नहीं होगा। अपनी पावर को डिस्प्ले करने के लिए उन्होंने इस किले को, शानदार किले को जो है वो बनाया। और कहा यह जाता है कि 11वीं सदी से कराकोरम रेंज का ये सबसे खूबसूरत और पावरफुल किस्म का किला था, जो कि बहुत सारे हमलों के बावजूद इसने अपनी आबोताब को नहीं खोया। तो जब भी जाएं हुंज़ा जनाब, इसको ज़रूर देखिए, बहुत ही खूबसूरत जगह है और शायद आपको फेबल स्टोरीज़ के अंदर भी ले जाए जब आप इसको विज़िट करें। तो अब साथ लेते हैं एक ब्रेक, और ब्रेक के बाद देखते हैं कि आज कौन से ऐसे मेहमान हैं जिनसे आप मिलना चाहेंगे। वेलकम बैक, और अब चलेंगे अपने सेगमेंट मॉर्निंग गेस्ट की जानिब। तो जनाब मेरे साथ जो आज मौजूद हैं उन किसी भी तारुफ के मोहताज वाकई नहीं है। मैं क्या उनका इंटरव्यू करने की जसारत कर सकती हूँ कि जितने इंटरव्यूज़ उन्होंने पाकिस्तान की टेलीविज़न इंडस्ट्री को दिए हैं, और यकीन जानिए कि वो ऐसे इंटरव्यूज़ हैं कि वो एक आर्काइव की सूरत है। अगर आपको किसी पर्सनालिटी के हवाले से जानना है, उनकी डेली रूटीन को देखना है, तो ही इज़ अ ट्रेंड सेटर। उसके अलावा जो ये लिखते हैं, जो ये तज्ज़िया देते हैं, वो भी आवाम कान लगा के ज़रूर सुनती है कि उनको लगता है कि जो भी ये
कहने वाले हैं वो सियासी मामलात का रुख बदल देगा, वो हुकूमतों का रुख बदल देगा, इवन उन्हें भी सोचने पर मजबूर कर देता है कि सुहेल वड़ाइद साहब उनके हक़ में बोलेंगे या उनके ख़िलाफ़ बोलेंगे। तो जनाब मेरे साथ आज मौजूद हैं सुहेल वड़ाइद साहब, सीनियर जर्नलिस्ट हैं, तज्ज़ियाकार हैं, राइटर हैं और लिखते हैं तो क्या कमाल लिखते हैं और इंटरव्यू करते हैं तो वो भी शानदार करते हैं। वेलकम टू द शो सर। बहुत मेहरबानी सर, जब से मैंने मॉर्निंग शो शुरू किया मैं बस चाह रही थी एक दफ़ा आप लाजमन आ जाएं मेरे प्रोग्राम में और आज आपने हमें इतना टाइम दिया। सर, हर बच्चा वैसे माँ बाप का आंखों का तारा होता है, चांद होता है, तो आपकी अम्मा को भी पता था कि ये चंदा भी टेलीविज़न इंडस्ट्री का एक सितारा बनेगा? नहीं, खैर ये तो नहीं पता था, लेकिन लाडला था मैं क्योंकि अकलौता था, मेरा कोई बहन भाई नहीं था, तो इसलिए अकलौता ज़रूर था। अकलौता होने की वजह से लाडला था। लेकिन मेरे वालिद साहब ने इस लाडलेपन को ऐसे ख़त्म किया कि मुझे 7th में ही घर से रुखसत कर दिया और मुझे एक गांव भेज दिया जहां मैं जाके पढ़ा। अच्छा। बजाय इसके कि घर रहने के लाड प्यार से ख़राब हो जाएगा। लोग तो सर शहर भेजते हैं, आपको गांव भेज दिया? मुझे गांव भेजा क्योंकि वहाँ पे एक टीचर थे, उनके पास भेज दिया ताकि वो मुझे पढ़ाएं भी और मेरी तरबियत भी करें। बड़ा मुश्किल होता है वालिदैन के लिए, इकलौती औलाद हो और फिर गांव भेज दिया जाए। तो सर वो फिर एक्सपीरियंस कैसा रहा? बड़ी तकलीफ था शुरू में, लेकिन फिर मज़ा आना शुरू हो गया। पहले तो शुरू में तो बड़ा तकलीफ था घर से दूर रहना और घर के जो बेसिकली आपका बोर्डिंग हो गया ना, ये बोर्डिंग गाँव बोर्डिंग। मैं 7th से ही बोर्डिंग में रहा और फिर MA तक बोर्डिंग ही वही चलता रहा। सर, ये जो लिखना लिखाना फिर बोलना फिर ये जो चीज़ थी, ये भी फैमिली में किसी के पास थी जो आप तक ट्रांसफर? नहीं, मेरा नहीं ख्याल किसी तक थी, लेकिन जो है वो चूँकि मैं शुरू से ही कॉलेज स्कूल की एक्टिविटीज़ में हिस्सा लेता था, तो इसलिए जो कॉलेज की सारी एक्टिविटीज़ होती थी उसमें भी मैं सेक्रेटरी जनरल होता था। जो जितनी तंजीमें होती थी, मेस मैनेजर, कॉलेज की जो तंजीम थी बज़्म तलबा, उसका जो मजलिस उर्दू, सबका मैं सेक्रेटरी जनरल होता था। तो मैं सारे ही कंडक्ट करता था। तो इस तरह की जो एक्टिविटीज़ थी उनमें बहुत हिस्सा लेता था। यानी ये तो बात साबित होगी ऐसी एक्टिविटीज़ वाले स्टूडेंट, मैगजीन का एडिटर। क्या बात है, यानी वो लिखना लिखाना वो तब से ही वो आपका शौक़ रहा है। सब प्रिंट मीडिया में माशाल्लाह आपने काम किया, फिर आप ब्रॉडकास्ट जर्नलिज्म में आ गए। तो जो ट्रेंड सेटर सर आपने कायम किया एक दिन जियो के साथ, फिर दुनिया टीवी से मुंसलिक रहे और अब तक फिर जियो के साथ वो चल रहा है, आपको लगता था कि ये प्रोग्राम आप करने वाले इतना क्लिक कर जाएगा आवाम के अंदर? शुरू में नहीं लगता था। शुरू में तो बड़ी दुआ होती थी कि या अल्लाह ये 6 महीने चल जाए तो फिर पॉपुलर हो जाएगा। तो शुरू में बड़ी स्ट्रगल की, कोशिश की कि किस तरह इसको अच्छे से अच्छा बना सकते हैं। तो फिर अल्टीमेटली लोगों को पसंद आया और जब पसंद आया तो फिर बस हिट हो गया। सर, ऐसी कोई पर्सनालिटी नहीं है जिसका आपने इंटरव्यू ना किया हो, चाहे वो सियासतदान हो, और उनमें से कई तो अब इस दुनिया में भी नहीं है, जो एक आर्काइव की हैसियत रखते हैं उनके इंटरव्यूज़। आपको लगता है कि ये ऐसा ख़जाना आपने जमा कर दिया है लोगों के लिए, इवन किसी को जांचना हो तो फ़ौरन आपके क्लिप्स देखते हैं, अंदाज़ा था आपको कि ये ख़जाने की सूरत अख्तियार कर जाएगा? नहीं, ये तो नहीं अंदाज़ा था, लेकिन कुछ अरसे के बाद जब लोगों की डेथ होनी शुरू हुई तो फिर अंदाज़ा हुआ कि ये कितनी कीमती चीज़ है। जैसे वली खान साहब हैं, नवाब नसरुल्लाह हैं, मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो हैं, अजमल खटक हैं, अकबर बुख्ती हैं। अब इनकी चीज़ें कहीं मिलती नहीं हैं और इस तरह से लाइव चलते फिरते तो बिल्कुल उनकी कोई आर्काइव नहीं है। तो वो हमारे पास एक आर्काइव, उनकी ज़िंदगी का एक मुरक्का, पूरी ज़िंदगी उनके चलते फिरते सामने नज़र आती है, खाते पीते, हंसते खेलते। तो ये हमारे पास एक इत्तेफाक से एक ऐसी चीज़ कायम हो गई है जो कि वाकई ख़जाना है। अच्छा, लोगों को एहसास नहीं होता कि उनको लगता है ना कि आराम से घर से निकले और शो हो गया, बट एक्चुअली ये शो शूट करना बड़ा मुश्किल है। ये मुश्किल है, घंटे ले जाता है, उसके बाद स्केड्यूल सेट करना, जिसके साथ इंटरव्यू कर रहे हैं वो सेट करना। सर, तो इतने लोगों के साथ कांटेक्ट, फिर अब लोग तो नाम सुन के ही आपको टाइम दे देते होंगे कि सुहेल साहब। ये मेहरबानी है, बस कुदरत की बड़ी मेहरबानी है कि अल्लाह ताला ने कबूलियत बख्शी और कुछ ऐसा ही है, लोगों को जब बताते हैं तो लोग हैप्पीली एग्री हो जाते हैं। सर, कोई ऐसा इंटरव्यू जो आज भी आपको याद आता हो और आपको लगता है ये मेरी ज़िंदगी का बेहतरीन इंटरव्यू था इस मसले? वो वली खान साहब से था, क्योंकि उन्होंने खुल के बातें की
उन्होंने अपने बचपन की बातें सुनाई। मेरा ख्याल इससे पहले उन्होंने कभी ऐसा इंटरव्यू दिया नहीं था जिसमें उन्होंने ये कहा कि मेरे वालिद को मेरी पढ़ाई की फ़िक्र नहीं थी, और इस तरह की बातें जो कि बड़ी डीप इनसाइड बंदा बातें करता है, वो उन्होंने बातें की। सर कभी आपने अपने साथ एक दिन गुजरवाया है किसी का? ये कई लोगों ने इंटरव्यू किए हैं, लेकिन ज़ाहिर है मैंने अपने साथ तो नहीं किया। हाँ, एक दिन सुहेल बड़ाइच के साथ। अच्छा सर, ये जो स्टाइल है आपका, ये किस तरह आपने डेवलप किया इतने सवालों मेरा के ख्याल है बाद? नेचुरल था, वो नेचुरल के साथ जब कोशिश की तो वो एक नई चीज़ बन गई। और वो ऐसे क्लिक किया कि लोगों ने फिर आपके मीम्स ही बनाए। तो आपको अच्छा लगता है, बुरा लगता है? अच्छा लगता है, अच्छा लगता है, मुझे बुरा नहीं लगता। कई लोग आपकी मिमिक्री भी करते मुझे हैं। मिमिक्री भी बुरी नहीं लगती, मुझे कॉमेडी भी बुरी नहीं लगती, मुझे अच्छा लगता है कि मैं समझता हूँ कि ये मकबूलियत का ही एक तरीका है। हाँ, और आपको तो नाम आपका माशाल्लाह ऐसा है कि बच्चा बच्चा पहचान जाता है। मेहरबानी है जी। अच्छा सर, आपकी भी माशाल्लाह आगे एक ही इकलौती औलाद है, तो आपने तो वो प्रैक्टिस नहीं एक्सरसाइज की बोर्डिंग वाली उनके साथ? नहीं वो नहीं किया, क्योंकि मुझे एहसास था कि उससे कई महरूमियाँ भी पैदा हो जाती हैं। मुझे बोर्डिंग में रह के घर से उतनी उनसीयत नहीं थी जितनी होनी चाहिए, तो बेटे को नहीं भेजा बोर्डिंग हाउस में, लेकिन अब डिग्री के लिए उसको जाना पड़ेगा बाय। लेकिन सर जब आपने सहाफ़त शुरू की तब सहाफ़ियों के हालात इतने अच्छे नहीं थे। इवन अखबारात के हालात, उतना पे स्केल्स अच्छे नहीं थे। तो आपको नहीं लगता ये जो आपकी एक्सरसाइज आपके वालिद साहब ने कराई है, ये आपको हार्ड एंड टफ बना दिया ताकि आप सहाफ़त ज्वाइन कर सकते हैं? मेरा ख्याल है उनका यही मकसद था कि मुझे हार्ड एंड टफ बनाए, क्योंकि मैं बहुत ही एक घर में रहने वाला एक लाडला, पैम्पर्ड बच्चा। हाँ, कंफर्टेबल बच्चा था, हर वक्त लाड उठाए जाते थे मेरे, तो मेरा ख्याल है इसीलिए उन्होंने भेजा कि ये ज़रा टफ हो जाए, देहात की ज़िंदगी देख ले। मैं साइकिल चला के स्कूल जाता था 3 मील, तो उससे भी ज़रा टफ लाइफ हो गई। तो आपके वालिद साहब हयात थे जब आपने ये प्रोग्राम शुरू किया? नहीं, वो उनकी डेथ 1987 में हो गई, तब मैं प्रिंट जर्नलिज्म में आया था, अच्छा। तो अभी मेरी चीज़ें छपनी नहीं शुरू हुई थी। तो आपने कभी अपने वालिद साहब से शिकवा किया कि तुसी अब्बा जी की कितना मेरे नाल मैनू पेज देता? नहीं, वो तो मुझे डॉक्टर बनाना चाहते थे। अच्छा। वो तो डॉक्टर बनाना चाहते थे, लेकिन ज़ाहिर है बहुत से डॉक्टर नहीं बन सके और हमारे जैसे फिर इधर आ गए, बाय एक्सीडेंट इधर आ गए। तो आपकी अम्मी ने देखा है वह आपको टीवी हाँ, पे? मेरी अम्मी ने टीवी, फिर वो खुश होती होंगी? वो बहुत खुश होती थी, वो तो लगा के बैठती थी टीवी, और उन्होंने देखा हुआ है सारा कुछ। अच्छा, बीवी के साथ भी आपने एक इंटरव्यू किया लंदन में जब, और वो जो क्लिप्स हैं जिसमें बिलावल छोटे से नज़र आते हैं, बख्तावर नज़र आती हैं, वो बड़ा बहुत ही खूबसूरत एक माँ बेटे का जो पहलू आपने बच्चों के साथ उनका दिखाया है, एक वर्ल्ड पॉलिटिकल लीडर है, वो बड़ा खूबसूरत लोगों ने खाना पसंद किया। बना रही है खुद। तो वो जब खाना आप शूट लगा कर रहे रही थे, आपने उन्हें बताया कि बीवी आपने ये करना है? जी, पहले से तय था, कुछ चीज़ें तय थी, कुछ चीज़ें वहाँ उनसे रिक्वेस्ट की, वो बड़ी मेहरबान थी, वो मान गई। सर ट्रैवलिंग का तो आपको बहुत शौक है, बिकॉज आप दुनिया का, मेरा नहीं ख्याल कोई ऐसा मुल्क है जो आपने नहीं देखा। नहीं, कितनी अभी लिस्ट हो चुकी बहुत है? सारे मुल्क हैं, मुल्क बहुत ज़्यादा हैं, ज़िंदगी बड़ी थोड़ी है, लेकिन ये है कि कोशिश करते हैं नई 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 जगह देखने की, नए नए मुल्क देखने की। यानी आप उन लोगों में से हैं जो नए मुल्क में जाके पहले देखते हैं इनका अच्छा म्यूजियम कौन सा है, बाग कौन जी से हाँ, अच्छे जी हाँ, हैं। जी हाँ, जी हाँ। और आपके तो बहुत सारे ट्रैवलॉग्स एज एन प्रोग्राम की सूरत में भी मैंने देखे हैं। तो सर कौन सा मुल्क बहुत पसंद आया आपको? मुझे मुल्क तो स्विट्ज़रलैंड बहुत पसंद आया, जो ब्यूटी है बहुत ही खूबसूरत है। टर्की बड़ा पसंद आया, हॉलैंड बड़ा पसंद आया। अच्छा, पाकिस्तान में सर कौन सा इलाका पसंद है? पाकिस्तान में मुझे मरी भी अच्छा लगता है, नादरन एरियाज भी अच्छे लगते हैं। तो कभी सोचा है कि ट्रैवलॉग्स लिखना भी शुरू कर दें? नहीं, ये नहीं सोचा, क्योंकि जो बहुत अच्छे हैं जो लिख रहे हैं, तारड़ साहब और दूसरे जो लोगों ने लिखे हैं, वो इतने अच्छे हैं कि उन तक पहुंचना, और फिर बहुत सारी चीज़ें, वो तो मेरा ख्याल है साथ साथ नोट्स लेते रहे हैं, हम नोट्स नहीं ले सके, हमें भूल जाती हैं। लेकिन अब तो फेसबुक का दौर है, आप अपडेट करते रहते हैं, हाँ, हमें पता चलता रहता है सोहेल साहब किधर हैं। अच्छा सर, आपको ख्वाब भी बड़े आते हैं, फिर ख्वाब में इतने बड़े बड़े लोग सर आपके ख्वाबों में आते हैं, कभी कायदे आज़म आ जाते हैं, कभी कोई और ख़त आपको लिख देते हैं सर ये आप पे कोई मुकदमा तो नहीं कोई बना कि सोहेल साहब के ख्वाब में इतने बड़े बड़े लोग आ जाते हैं? इमेजिनेशन से आपको काम लेना पड़ता है, जब आप लिखते हैं तो इमेजिनेशन से को आप काम में लाते हैं, ताकि कई ऐसी बातें कह सकें जो आप डायरेक्टली नहीं कह सकते, तो इमेजिनेशन के ज़रिए वो बातें कह देते हैं, वो आसान होता है वो कहना। सर तो आप
आपका ऐसी इमेजिनेशन वाली दुनिया में जाना, ये कभी हुआ है कि पब्लिक में से किसी ने कहा हो कि सर आपने कायद आज़म आ गए, इकबाल आ गए ख्वाब में? नहीं, कोई छोटा मोटा कोई एतराज़ तो हो जाता है, लेकिन कभी किसी ने बड़ा एतराज़ नहीं किया। और जो ये सियासी शख्सियात हैं जिनको आप अक्सर डायरेक्ट इनडायरेक्ट तरीके से रेफ़र करते हैं, उनमें से कॉल आ जाती है सुबह किसी की? जी, अगर किसी के कोई चीज़ तंज़िया हो, मज़ाहिया हो, तो फिर वो ज़ाहिर है कई दफ़ा माइंड कर जाते हैं। फिर उनको समझाना पड़ता है कि भाई ये थोड़ा बहुत मज़ाह है, तंज़ है, तनकीद है, आप थोड़ी सी बर्दाश्त कर लें। बर्दाश्त करें। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा, आप के पास माशाल्लाह सारे पॉलिटिशियंस सुनते हैं, आपका तज्ज़िया भी आवाम सुनती है। ये जो नाम नहाद तज्ज़ियाकार अब यूट्यूबर्स की सूरत में हमारे सामने आ गए हैं, जो कि एक मुझे तो बोझ ही लगते हैं उनको सुनना भी बोझ ही लगता है, लेकिन आप अगर सुनते हैं या एड्रेस करते हैं तो एक सहाफ़ी होने के नाते दुख होता है, तकलीफ़ होती है कि किस तरह ये से भी करते हैं? एक किस्म है तज्ज़िया निगारों की। आप उनसे भी कई चीज़ें टिप्स ले लेते हैं, कई चीज़ें आप उनकी रद्द कर देते हैं। मोस्टली तो रद्द कर देते हैं क्योंकि अफवाहों पर होते हैं या उनकी इंफॉर्मेशन सही नहीं होती, लेकिन कई दफ़ा उनसे कोई काम की चीज़ भी मिल जाती है। सर, बज़ाहिर तौर पे आप किस पार्टी के करीब है? नून लीग, पीपल्स पार्टी? मैं जमहूरियत के साथ हूँ। मेरी अगर कोई पार्टी है तो वो जमहूरियत है। जो पार्टी जमहूरियत की ज़्यादा खिदमत करे, मैं उसके साथ हो जाता हूँ। ज़्यादातर मैंने मोहतरमा के, जब तक वो ज़िंदा थी तो उनके साथ था, ठीक है। अब कभी जो पार्टी ज़्यादा अच्छा स्कोर करती है उसके साथ हो जाता है। सर, तो जमहूरियत के हामी होने के नाते कभी कोई जमहूरी ओहदा आपने नहीं संभाला? नहीं, ये ओहदा खुला नहीं तज़ाद लेना। है। ओहदा साफ़ियों का काम ओहदे लेना नहीं है। लेकिन बहुत सारे सहाफ़ियों ने ओहदे लिए। हाँ, उनकी मर्ज़ी है, लेकिन मैं इसके ख़िलाफ़ हूँ। और वैसे कभी ऑफर तो हुआ होगा लास्ट छोटी मोटी ऑफर्स होती रहती हैं, बड़ी ऑफर्स भी हुई हैं, लेकिन मैं इसके असूली तौर पे खिलाफ हूँ। किसी ने कभी कहा हमारी पार्टी में शमूलियत अख्तियार कर जी लें? कहा, लेकिन मैंने माजूद कर ली। साफ़ी का काम पार्टियों में शमूलियत होना भी नहीं है। हमारा काम जो है सब पार्टियों पे नज़र रखना है। सब पार्टियों में नज़र रखते हैं। अच्छा सर, अब आप ज़ाहिर बात है रिपोर्टिंग के दौर में तो बाहर आते जाते होंगे, लोगों से मिलना मिलाना, तो अब तो खबर खुद आपके घर आ जाती होगी, तो कभी दिल में होता है कि मैं भी बाहर जाऊँ? नहीं, जाता हूँ जलसे जुलूस। अब तो जुलूसों में जाना भी मुश्किल हो गया है, क्योंकि लोग मज़ामत करते हैं। पहले मैं तकरीबन हर जलसे जुलूस में जाता था, देखता था खुद कितना बड़ा जलसा है, लोगों की क्या सेंटीमेंट है। अब ज़रा मुश्किल हो गया है कि नून के जलसे में जाना है या तो क्या रिएक्शन होगा, पीटीआई के जलसे में जाना है तो क्या रिएक्शन होगा, लोग पहचानने भी लग गए हैं, तो उसका फिर अब मुश्किल हो गया। सर, इतने एतवार के इलेक्शंस भी आपने देखे, जमहूरी दौर भी देखे, अब जिस तरह पार्टियां चेंज होती हैं, अवाम के मूड्स भी चेंज हो जाते हैं, अवाम की फीलिंग्स भी चेंज हो जाती हैं। अवाम आपको कितने अवेयर और शऊर बाशऊर नज़र आते हैं? नहीं, अवाम हमेशा बाशऊर ही होते हैं, उनका फ़ैसला ठीक होता है, चाहे किसी भी दौर के हो। चाहे किसी भी दौर के हो, उनका फ़ैसला होता है, उसके वक्त के हालात के मद्देनज़र रख के वो फ़ैसला करते हैं और उसके मुताबिक वोट करते हैं और वो सही होता है। सर, इतने चैनल्स आ चुके हैं और रेटिंग की दौड़ में सब हैं। एक मेरा ख्याल है आपका प्रोग्राम है जो कभी रेटिंग के उस दबाव में नहीं आया या आता नहीं है, बिकॉज बस चल रहा है जी। और हर नहीं, मैं तो इंतज़ार करती हूँ बिकॉज 7 बजे शाम इतवार की रात देखने के लिए होता है। कुछ वैसे कुछ होता भी नहीं, और कंटेंट वाइज देखना हो तो मैं ज़रूर आपका प्रोग्राम देखती हूँ। सर, मैंने नोट किया कि आपकी प्रोग्राम की पर्सनालिटी सिलेक्शन में कोई इम्तियाज़ नहीं है। आपने स्टेज के भी स्टार को आपने इंटरव्यू किया, आपने टिकटॉक के स्टार को भी इंटरव्यू किया, जो कि आपके शायान शान भी नहीं है, आपने उसको भी इंटरव्यू किया। सर, ये क्यों? ये शाना निशान शान वाली बात गलत है। हमारा काम इंटरव्यू करना है, तो ये कहना कि हर वो लोग जो मशहूर हो जाते हैं, चाहे वो अपनी एफर्ट से होते हैं, चाहे लोग उनको पसंद यानी आप करें। आजिज़ी का फैक्टर अपने अंदर रखते हैं? जी, आजिज़ी होनी भी चाहिए। एक जो इंटरव्यू निगार है उसको अपनी पर्सनैलिटी को नुमाया नहीं करना चाहिए, उसको जो जिसका आप इंटरव्यू कर रहे हैं उसको नुमाया करना चाहिए, उसकी बात सुननी चाहिए। अक्सर लोग वैसे कहते हैं खुद बोली जाते हैं, लेकिन ये बहुत ही खूबसूरत बात है और ये बाकायदा ये मैंने चीज़ सीखी है कि हम्बलनेस जो है वो बहुत बड़ी चीज़ है। एक ब्रेक लेते हैं, टाइम हमारे पास शॉर्ट है क्योंकि सोहेल साहब ने जाना भी है, तो एक ब्रेक के बाद आपसे मिलते हैं।
तो जनाब एक आइकॉन हमारे पास इस वक्त मौजूद है सुहेल वड़ाइच साहब। सर, एक मुमताज़ चीज़ आपके प्रोग्राम में होती है खाने की टेबल, जिससे पता चलता है कोई खातून या मर्द कितना सुघड़ है। सबसे कम खाना या चाय आपको कहाँ से मिली जो बिल्कुल ही आपके बिल्कुल ही सादा सबसे थे? कम तो याद नहीं है, सबसे ज़्यादा याद है। अच्छा कम वाले तो तवज्जो नहीं की इतनी। अच्छा, कि मैं किसी ने सोच रही कम थी आप इमरान खान साहब का नाम लेंगे। नहीं, इमरान खान साहब ने वाकई खाना नाश्ता तो खुद ही किया, नाश्ता तो मुझे ऑफ़र नहीं किया, बस कहा खाओगे, मैं कहा नहीं नहीं, तो उन्होंने खुद ही नाश्ता कर लिया। तो लेकिन फिर दोपहर का खाना उन्होंने मुझे एक होटल वाला था सरे राह, हम मियाँ वाली जा रहे थे तो रास्ते में खिलाया। अच्छा, तो सर सबसे ज़्यादा फिर किसने खिलाया? नहीं वो तो खैर सबसे ज़्यादा तो बलोच सरदार और सिंधी जो हैं अच्छा, वो बहुत ज़्यादा। अच्छा, मैं सोची कि पंजाबी का नाम सामने नहीं, आएगा। बलोच और जो सिंधी हैं वो बहुत खिदमत करते हैं, बहुत ज़्यादा मदारात करते हैं बल्कि। अच्छा सर, तो इतनी एक्ट्रेसेस को आपने इंटरव्यू किया, तो सबसे सुघड़ आपको कौन सी लगी? तो सबसे अच्छी मैनेजर जो थी वो रीमा थी। अच्छा, हर चीज़ मैनेज थी। हाँ, वैसे वो उनके बोलने के अंदाज से भी नजर आता है। वैसे वो मुझे लगता है डॉक्टर साहब ने उन्हें काफ़ी उनकी लगाम खींच के रखी हुई है। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि इतने इंटरव्यूज़ करने के बाद आप कोई ऐसी शख्सियत जिसका इंटरव्यू ना कर पाए हो? नहीं, बड़ी शख्सियात ऐसी हैं जिनकी ख्वाहिश थी, मेरी प्रेसिडेंट क्लिंटन की बड़ी ख्वाहिश थी कि मैं उनका इंटरव्यू करूं, अच्छा, लेकिन एक्सेस नहीं हो सकी, मुमकिन नहीं हो सका। एक दफ़ा करीब भी पहुंच गए उनके, लेकिन हो नहीं सका। तो ऐसी ख्वाहिशें तो होती हैं, लेकिन ज़ाहिर है हर चीज़ पूरी नहीं होती। अच्छा सर, जब आप अब आज का दौर ऐसा है कि एकदम तनकीद खुलकर सेकंड्स में सामने आ जाती है, ट्रोलिंग होना शुरू हो जाती है। मेरा ख्याल है माशाल्लाह आपकी शख्सियत एक ऐसी जिस पे कोई बहुत ज़्यादा नेगेटिव ट्रोलिंग आज तक नहीं हुई। हो जाती है और होनी चाहिए। जब सर, आप आपको बुरा नहीं लगता कि नहीं, इतना मैं काम कहता हूँ किया, नहीं, इतनी मैं कहता हूँ खिदमत की? इतने स्टेज पे, जब आप स्टेज पे या स्क्रीन पे आ जाते हैं तो फिर तनकीद से क्या घबराना। फिर तो आप एक तरह से लोगों को ऑफ़र करते हैं कि मेरे पे मुझे ये अप्रिशिएट करो या क्रिटिसाइज़ करो, क्योंकि जब आप स्टेज पे आते हैं तो कुछ ना कुछ तो होगा, या लोग अप्रिशिएट करेंगे या क्रिटिसाइज़ करेंगे। तो दोनों के लिए तैयार रहना चाहिए और दोनों चीज़ें बिल्कुल जायज़ सर। हैं। सर, एक पहलू आपकी ज़ात का ये भी है, आपके घर पुलाव पार्टी होती है, वो क्या राज है? नहीं, हम 5-6 दोस्त हैं, तो हम पुलाव के बड़े शौकीन हैं। हाँ, तो हम आपस में पुलाव पार्टियां करते हैं, हाँ। जिसमें लाजमी एक डिश जो है वो पुलाव होती है, बाकी साथ और चीज़ें होती हैं, लेकिन पुलाव लाजमी है और वो गरम कोई गरम किसी भी पुलाव। किस्म का, अच्छा, किसी कोई खास इकसाम का पुलाव आपको पसंद है या बनाना आता एक है? ख़ास मटन पुलाव है अच्छा, मटन जो हम पुलाव। खाते हैं। और आपको खुद भी बनाना आता है? वैसे नहीं, कुकिंग मुझे वगैरह बिल्कुल का नहीं शौक बनाना नहीं है? आता, मेरा कुक बनाता है। हाँ। दूसरे दोस्तों के किसी की वाइफ, किसी का कुक सर, बनाता है। यहाँ पे आपने अपनी वाइफ का नाम नहीं लिया, घर नहीं, जाके। मेरी वाइफ भी बड़ा अच्छा बनाती हैं, लेकिन आजकल नहीं वो बनाती। पहले वो बनाती थी, आजकल वो नहीं बनाती। लेकिन खाने के तो माशाल्लाह आप शौकीन जी, हैं, अच्छे बिल्कुल। खाने। सर, तो मुख्तलिफ जब मुल्कों में जाते हैं, वहाँ का भी खाना कोशिश कई होती है दफ़ा कि try पसंद आता है, नहीं आता, लेकिन मुझे वो भी डिफरेंट टेस्ट करने का भी चीज़ें शौक़ है। मैं वैराइटीज़ खाने पसंद करता हूँ। ये नहीं है कि उसको नापसंद करते हैं या वो कहते हैं ना कि कोई चीज़ें आपसे खाई नहीं जाती। मेरा ऐसा नहीं है, मैं हर तरह की वैरायटी खाना जो है उसको एक्सेप्ट करता हूँ और पसंद करता हूँ। सर, तो दिन का लेकिन अपना खाना देसी सबसे ज़्यादा पसंद। वो पसंद करते हैं। नहीं, आपके घर, इनके घर में भी वैसे देसी टच बहुत वो ट्रेडिशनल नज़र भी आता है। अच्छा सर, आपके बेटे में भी वो है इंटरेस्ट जो आपके अंदर है, लिखने का, नहीं, क्रिएटिविटी लिखने का तो नहीं है अभी तक तो नहीं है, बस अपनी तरह का स्पोर्ट्स का शौक है उसका। टेनिस खेलता है। तो कभी उसने कहा कि मैं सुहेल वड़ाइच का बेटा हूँ, या उसको ये तो कहता रहता है, जहाँ ज़रूरत पड़ती है कह लेता है, इस्तेमाल कर लेता है। इस्तेमाल कर लेते हैं, चीज़ें कदरें आसान हो जाती हैं उससे। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, पाकिस्तान का कौन सा इलाका बहुत पसंद है? अच्छा, वो गांव कहाँ था जहाँ पे आप परवरिश? वो मैं भलवाल के करीब एक जगह था, वहाँ भलवाल ज़िला सरगोदा में है। अच्छा, वहाँ मैं पढ़ा, वहाँ रहा। सरगोदा के ही हैं आप बेसिकली? बेसिकली सरगोदा के करीब हमारा जाराबाद जगह है, अच्छा। जहाँ मैं पैदा हुआ। तो कभी होता है गांव का चक्कर लगाएं? लगाता हूँ जी, गाँव का चक्कर लगाता हूँ। मेरे 2 गाँव हैं, एक जहाँ हमारी ज़मीन है वो भी है, एक मेरे वालदैन की आबाई जगह है वो भी है, लखनवाल ज़िला गुजरात में है। फिर हमारी जगह है राजगढ़ के करीब गौसनगर,
वहाँ पे भी जाता हूँ। तो पाकिस्तान का सर इलाका कौन सा प्यारा लगता है आपको, मरी के अलावा? मरी के अलावा नॉर्थ भी मैंने सारा देखा है, स्कर्दू देखा है, सारा तकरीबन सारा तो नॉर्थ। सर एज अ ट्रैवलर जब आपने इंटरनेशनली भी ट्रैवल किया, तो जब खान साहब ने भी ट्रैवलिंग पे जोर दिया कि इतना मुनाफा आएगा ये आएगा, तो आपको लगता है वो कुछ कर पाए इस ट्रैवलिंग के शोबे के लिए? बाहर से तो कोई सियाह नहीं आए, इंटरनल मेरा ख्याल है कुछ थोड़ी सी कामयाबी उन्हें हुई कि पाकिस्तान के सियाह जो थे, कोविड भी था इसलिए बाहर से तो लोग आ भी नहीं सकते थे, तो इसलिए पाकिस्तान के लोगों ने ट्रैवलिंग की उनके दौर में, उसके कुछ फिगर्स आए थे, लेकिन मेरा ख्याल है इससे ज़्यादा कोई इंटरनेशनल ट्रैवलिंग नहीं हुई, इंटरनेशनल ट्रैवलिंग बंद ही बिल्कुल सही सर। तज्जिए देते हुए आपका मिजाज सख्त नहीं होता जो कि अक्सर तज्जियाकारों का हो जाता है, और आप एक धीमे तबीयत अंदाज मेरी में ऐसी है, शुरू से ही ऐसी है। गुस्सा घर में भी नहीं करते? कम कम करता हूँ, यानी बहुत आप कम करता हूँ। बेगम को भी शिकायत नहीं है कि आप बड़ी बहुत गुस्सा कम, नहीं करते? बहुत कम। तो आप हर एक से सवाल पूछते हैं, आपकी शादी पसंद की थी या अरेंज थी? मेरी अरेंज थी जी शादी। आपकी अरेंज थी, पर बाद में पसंद में तब्दील हो गई? बाद में फिर बीवियां संभाल लेती हैं जी, काबू कर लेती? काबू कर लेती हैं। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि अब बहुत सारे चैनल की भीड़ चाल में नेगेटिविज्म बहुत ज़्यादा है, और जिस तरह डिस्कवर पाकिस्तान एक पॉजिटिवली रोल प्ले कर रहा है और कहते हैं ना आंखों की ठंडक बख्शता है, आपको लगता है एज अ कंटेंट क्रिएटर, बिकॉज यू आर अ कंटेंट क्रिएटर, बाकी चैनल्स में भी ऐसा कोई कंटेंट होना चाहिए? नहीं, होना चाहिए, पॉजिटिविटी ज़रूर होनी चाहिए। लोगों को बड़ी शिकायत है मीडिया से कि नेगेटिविटी क्रिएट करता है, तो मेरा ख्याल है पॉजिटिव एक एटीट्यूड होना चाहिए। सच भी ठीक है, सच से कई चीज़ें नेगेटिव क्रिएट होती हैं, लेकिन साथ साथ आप लोगों को उम्मीद भी दिलाएं, लोगों को थोड़ी सी खुशी भी दें, ये भी ज़रूरी है। सर तो अपने अलावा कौन सा एंकर पसंद है आपको? अपने अलावा सारे पसंद हैं। अच्छा, आपको खुद में हामिद कमी मीर नजर पसंद आती है, शाहजेब खान ज़्यादा पसंद है, सारे है? ये बच्चे तो सारे नई लॉट के एंकर हो गए ना। सारे पसंद है उनकी। और इंसाफ सर्कल में से आपका कोई बेहतरीन दोस्त कौन सा है, सहाफ़ी दोस्त? पुराना दोस्त तो हामिद मीर है, इन सब में से पुराना है सबसे, हम इकट्ठे ही, मैं थोड़ा सा सीनियर हूँ हामिद से, तो इकट्ठे ही हम आए थे। तो सर कोई ऐसी चीज़ हमें हमारे साथ शेयर कर लें अपनी शायरी से रिलेटेड, कोई ऐसी? शायरी तो नहीं, लेकिन तहरीर में नसर लिख लेता हूँ, प्रोज़ लिख लेता हूँ। शायरी तो एक आधी दफ़ा की थी जब ज़माना तालिब इल्म में, क्योंकि इतनी अच्छी नहीं थी तो फिर इसलिए छोड़ दी। तो अब नसर लिखता हूँ, वो आप कालमों की शक्ल में वो आप तो हम पढ़ते ही हैं। पढ़ते रहते अच्छा हैं, सर, तज्जियों की शक्ल में। ये मुझे बताइएगा कि होता है ना ऐसे कि लोग उम्मीद बांध लेते हैं कि ये सुहेल वड़ायत साहब हैं तो इनके लिए कोई काम मुश्किल नहीं है। वैसे आप बहुत ज़्यादा फलाही कामों से जुड़े हुए हैं, सुंदरस फाउंडेशन है, फिर एक तालीम का शोबा है जहाँ पे आप लोग बच्चों को एडवोकेट भी करते हैं, सपोर्ट भी करते हैं, तो होता है कभी लोग राह चलते हुए कोई काम ये कहते हैं या कह देते हैं लोग, और बस में ना हो? बड़ी तवक्कुआत लेके आते हैं, लेकिन पाकिस्तान का जो मुआशरा है उसमें आप किसी की मदद फ़ोन कर सकते हैं, किसी की मदद कर सकते हैं, वो जितनी बस में होता है कर देते हैं। सर कोई ऐसी चीज़ जो आप स्पेशली उन बच्चों को कहना चाहते हैं जो सुहेल वड़ाइच बनना चाहते हैं? मेहनत करें जी, सिवाय मेहनत के और कोई रास्ता नहीं है। सिवाय मेहनत के, मेहनत, फोकस्ड मेहनत, ख़ास टारगेट रख के मेहनत करें तो इंशाल्लाह। मेरी तो कोई सिफारिश नहीं थी, मुझे कोई जानता नहीं था, कोई रिश्तेदार नहीं था, ये सारा कुछ जहाँ तक भी पहुँचे हैं खुद अपनी मेहनत से पहुँचे। सर तो कोई एक ऐसी ख्वाहिश जो आपको लगता है, वैसे तो हज़ारों ख्वाहिशें ऐसी कि हाँ ख्वाहिश पे दम निकले, लेकिन कोई ऐसी ख्वाहिश जो आपको लगता है ये पूरी होना बाकी रह गई है? कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं, सारी ख्वाहिशें पूरी हो चुकी हैं, सब ख्वाहिशें पूरी हो उससे ज़्यादा हो चुका है। उससे ज़्यादा हो गई। माशाल्लाह, अल्लाह ताला ऐसे ही आपको सर रखे। बहुत शुक्रिया। इट्स इंडीड अ प्लेजर हैविंग एन आइकॉन हिमसेल्फ, जो कि इनसे हम क्या इंटरव्यू की जसारत कर सकते थे, लेकिन बहुत अच्छा लगा बिकॉज ही इज़ सो हम्बल कि आप इनसे हमेशा सीखते ही हैं। तो जनाब इनको मैं खुदाफिज़ कहूँगी, आपने कहीं नहीं जाना, आपसे ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक। और अब चलेंगे अपने सेगमेंट इंस्पायरिंग वुमेन की जानिब। तो जनाब अब आपको मिलवाने जा रहे हैं अरूज इरशाद साहिबा से। ये बेसिकली तो एक एडवोकेट हैं,
कानून की अदालत से और वकालत से इनका ताल्लुक़ है, लेकिन उसके अलावा ये स्पोर्ट्समैन भी हैं, स्पोर्ट्स वुमेन भी हैं माजरत के साथ। बहुत ज़्यादा चैम्पियनशिप्स ये जीत चुकी हैं। फर्स्ट नेशनल ड्रीम कप में इन्होंने फ़र्स्ट पोजीशन हासिल की 50 वेट कैटेगरी में। उसके अलावा 2019 में भी नेशनल लेवल टूर्नामेंट में फ़र्स्ट पोजीशन हासिल की। सेकेंड नेशनल ड्रीम कप में भी फ़र्स्ट पोजीशन हासिल की। 2 ट्रेनिंग सेशंस अक्सर ये स्पोर्ट्स के ऊपर देती रहती हैं। पंजाब नेशनल टूर्नामेंट में भी इन्होंने सिल्वर मेडल जीता 55 वेट कैटेगरी में। उसके अलावा ऑलराउंडर हैं। यहाँ तक कि जो LLB की इन्होंने डिग्री की उसके अंदर भी इन्होंने पोजीशन होल्ड की और मास्टर्स इन पॉलिटिकल साइंस भी हैं। मुख्तलिफ पंजाब नेशनल टूर्नामेंट, डिस्ट्रिक्ट लेवल टूर्नामेंट्स ये खेलती रहती हैं वेट कैटेगरीज़ में। वैसे इनको देख के बिल्कुल नहीं लगता कि ये इतना ज़्यादा वेट पुट ऑन तो नहीं कर सकती, लेकिन उठा सकती हैं। तो इनसे बात करते हैं। वेलकम टू द शो अरूज। तो कैसे कर लेती हैं, मतलब आपको देख के तो नहीं लगता कि आप इतना वेट कैरी कर सकती हैं? अस्सलाम वालेकुम, थैंक यू फॉर इनवाइटिंग मी फॉर द शो। वेट कैरी कराटो में ये होता है कि आपको वेट कैटेगरी में चैम्पियनशिप जीतना होता है। मैं माइनस 55 में हर चैम्पियनशिप जीती हूँ और ये है कि आपको टैकल करना बहुत मुश्किल होता है। आपके सामने लंबी लड़कियाँ, शॉर्ट लड़कियाँ, सबको वेट में देखा जाता है और मुझे नहीं लगता कि मैं लंबी लड़कियों के साथ भी हार सकती हूँ, क्योंकि आपकी एक टेक्निक होती है जो कि आपको दिखानी होती है और माइंड से खेलना। तो सबसे मेन चीज़ ये है और मैं अपने दिमाग से खेलती हूँ। यानी बेसिकली आप कराटे खेलती हैं? कराटे भी खेलती हूँ और प्रैक्टिस भी कर रही हूँ। अच्छा, तो कितना स्कोप आपको लगता है? नेशनल ड्रीम कप भी आपने जीता है, पंजाब नेशनल टूर्नामेंट भी, डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी, तो कभी सोचा इंटरनेशनल लेवल पे भी कम्पीट करें जाके? अब एशिया टूर्नामेंट के लिए नॉमिनेट तो हूँ, अब देखें आगे क्या होता है। नवंबर में मलेशिया के लिए जा रही हूँ मैं। अच्छा, जा रही हैं आप? जी। तो कब से कर रही हैं ये सब? किस एज से शुरू किया आपने? मैंने 21 एज। अच्छा, 21 साल की उम्र से आपने शुरू किया। तो कितनी इसके लिए ट्रेनिंग दरकार होती है? कितना वर्कआउट करना पड़ता है? ब्लैक बेल्ट आपको 5 ईयर्स तो रिक्वायर्ड होते हैं, बट अभी तो मुझे 4 ईयर्स हो गए हैं और अब नेक्स्ट मैंने ब्लैक बेल्ट के लिए टेस्ट देना है। अच्छा, तो किससे आपने सीखा, कहाँ कहाँ प्रैक्टिस की? अब मेरे सर हैं शाहान अरशद जान, उन्होंने मुझे ट्रेन किया और आज मैं उनकी वजह से यहाँ पे हूँ और उनकी वजह से मैं इस काबिल हूँ कि मैं टूर्नामेंट खेल सकूँ। वरना स्टार्टिंग में मैं तो भागने की कोशिश कर रही थी कि नहीं मेरे से नहीं होगा। मोस्टली लड़कियाँ भाग जाती हैं कि इतनी मार, हम पैसे दे के मार खाएं, ऐसा क्यों होगा। तो पर ये है कि सर ने मुझे बहुत मोटिवेट किया, मेरे पेरेंट्स ने मुझे सपोर्ट किया, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। तो सोचा क्यों, कोई और गेम क्यों नहीं? किसी और गेम का शौक नहीं था कि? मैं बचपन से कहती थी मैंने कराटे जाना है, कराटे सीखने हैं, तो मम्मा कहती थी नहीं अभी छोटी हो और एज भी नहीं है, ये कहीं पेन हुई तो बच्चे नहीं बताते मोस्टली, उनको पता भी नहीं चलता। और मुझे कोई अच्छा क्लब भी नहीं मिला और ना ही उस्ताद। अब जब मुझे उस्ताद अच्छा मिला तो मैंने सोचा कि अपने पैशन को, इसको पैशन बनाया जाए। तो आपने वैसे लॉ भी पढ़ा है, पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ा है, लॉ को प्रैक्टिस भी करती हैं? जी कर रही हूँ। अच्छा, मलिका वैस के पास मैं कर रही हूँ। अच्छा, आप वो भी करती हैं? तो किस तरह की केसेस ज़्यादा करती हैं? अभी तो सिविल सीख रही हूँ, अभी मेरा लाइसेंस नहीं बना। सिविल सीख रही हूँ, क्रिमिनल में इंटरेस्ट है मेरा। अच्छा, क्रिमिनल में इंटरेस्ट है, यानी मुजरिमों को पकड़ना, उनकी नफ्सियात समझना। अच्छा, तो मुझे ये बताइए, तो किस तरह मैनेज किया पढ़ाई के साथ साथ? कितना टाइम दरकार होता है इसको देने के लिए हफ्ते के अंदर? मेरी रूटीन बहुत टफ थी और मैंने स्टार्टिंग में बहुत हार्ड वर्क किया है। मैंने स्टार्टिंग में सुबह में 6 बजे उठती थी, क्लब जाने के लिए 8 बजे तक रेडी होना, फिर डाइट उस तरह की लेनी। 10 बजे मैं निकलती थी क्लब से और 11 बजे मैं पब्लिक ट्रांसपोर्ट यूज़ करती थी। 11 बजे मैं जाती थी यूनिवर्सिटी में 4 बजे फिर क्लासेस लेके ऑफ करती थी और फिर घर आके पॉलिटिकल साइंस और LLB को दोनों को पढ़ना। ये नहीं कि सिर्फ स्पोर्ट्स। मैंने LLB में भी पार्ट 1 में भी पोजीशन लिया है और फिर MA में भी लिया। अच्छा, तो मुझे ये बताइए, आपने माशाल्लाह नेशनल ड्रीम कप जीता, पंजाब टूर्नामेंट डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी जीतती रही। कमी किस चीज़ों की लगती है अपॉर्चुनिटीज़ की बात आए तो? कि पाकिस्तान को कराटो को सपोर्ट करना चाहिए। यहाँ पे जैसे अब मैंने मलेशिया जाना, मुझे अपने एक्सपेंस पे जाना पड़ रहा है। अच्छा, बिल्कुल सपोर्ट नहीं किया जा रहा। जैसे कि अब मेरे काफ़ी मेडल्स हैं, उनकी बुनियाद पर मुझे ऐसे ही भेजा जा सकता है, स्पॉन्सर किया जाए मुझे। मैं ये कहती हूँ कि स्पॉन्सर किया जाए हमें। तो पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड की तरफ से आपकी बात नहीं हुई उनसे? नहीं, कहते कराटो को ओलंपिक्स में भी नहीं है, ताइक्वांडो है, कराटे नहीं है। ताइक्वांडो पता क्या है कि आपको पुश करना होता है, हिट नहीं करना। और हमारे में कि फुल हिट करके मार कुटाई जिसे कहते हैं, फुल मारना है।
कराटो में फुल मारना है, तो जी, कभी ये हुआ ओलंपिक्स कि- में नहीं है। तो कभी चोट लगी? बिकॉज वैसे तो बहुत नहीं आप ज़्यादा। इतनी मजबूत लगती नहीं है, तो मैं मुझे तो- इंटरनली बहुत स्ट्रॉन्ग हूँ, हाँ। इसलिए तो मैं बाहर जा रही हूँ। मुझे एक दफ़ा आंख पे लगी थी किक, तो उसके बाद तो मैंने घर जाके नहीं बताया था कि मेरी मम्मा कहेंगी कि चोट लग गई, आंख फेस ख़राब हो गया, ये हो गया। मुझे बहुत ज़्यादा हिट होती थी, मेरे पाँव स्वेल हो जाने, बहुत ज़्यादा मैंने सेक्रीफाइस किया, पर ये है कि उसके बाद मैंने बहुत फेम भी हासिल किया इसमें। तो आप जो कि अब इंटरनेशनली जा रही हैं, तो आप कह रही हैं यहाँ पे प्रॉपर हिट करते हैं, तो जो इंटरनेशनल आप फॉर्मेट खेलेंगी उसमें भी सेम फॉर्मेट फॉलो जी होगा? बिल्कुल ऐसा ही है। यहाँ क्लब में तो ये होता है हेड गार्ड, चेस्ट गार्ड आप पहन लेते हैं, वहाँ पे ये भी नहीं है, कंपलसरी नहीं है। आपको सिर्फ पंचेस किक्स जैसे होते हैं, पैर शिन पहनने देते हैं, हेड गार्ड वगैरह कुछ नहीं। वहाँ पे हिट हो लगे कुछ भी हो, नॉकआउट करने के लिए तो आपको हिट करना ही पड़ता है। तो कितनी पुरुमीद है, कितने ममालिक वहाँ पर आ रहे हैं, कितनी रिप्रेजेंटेशन है? हाँ तो 60 से अबव रहे हैं, और पूरी उम्मीद अब आगे का कुछ बता तो नहीं सकते, पर ये मेहनत पूरी है मेरी। ट्रेनिंग चल रही है? बिल्कुल, मॉर्निंग इवनिंग ट्रेनिंग चल रही है मेरी, अच्छा, डबल डबल आप और training डाइट कर भी साथ साथ। रहे हैं। वैसे कितनी लड़कियों को कराटे के अंदर आपको लगता है इस मुल्क में अपॉर्चुनिटीज़ मिलती हैं, या कौन सी हर्डल्स आपको लगती हैं जो शायद लड़कों को कराटे सीखने में ना हो जो लड़कियों को है? हर्डल कोई नहीं आती है, आपके अपने पे है कि आप आते हैं और देखते हैं कि आप बर्दाश्त नहीं है लड़कियों में, वो कहती हैं कि हम क्यों मार खाएं। मेरी काफ़ी ऐसी फ्रेंड्स हैं जो कि क्लब छोड़ के चली गई हैं कि हम क्यों खाएं ऐसे मार, हम अपने आप क्यों ख़राब करें, हमें हिट होता है, हम नहीं मतलब खा सकते। लेकिन ये है कि आप एक चीज़ पे डटे रहें कि मैंने ये करना है, और यही चीज़ मुझे आगे लेके आई है, और एक मेरा शौक़ भी था, शायद मुझे ये भी चीज़ आगे लेके आई है। लेकिन मैं कहती हूँ एक चीज़ पे आप डटे रहें तो कुछ भी कर सकते हैं। तो आप किस तरह मैनेज करती हैं टाइम, बिकॉज प्रैक्टिस करना सीख भी रही हैं, अदालतों का भी है, तो कभी होता है कि अदालतों में जाते हुए कभी हाथ चलाने का इस्तेमाल हुआ हो? ऐसे कभी ऐसा हुआ नहीं, लेकिन हुआ तो ज़रूर चलाऊंगी। चलाएंगी आप? जी। अच्छा, तो मुझे बताइएगा, वकालत भी आपने पढ़ी है, पॉलिटिकल साइंस भी पढ़ी है, तो दोनों क्यों पढ़े, एक क्यों नहीं पढ़ा? वो एक कहते हैं ना, वकालत के साथ कॉम्बिनेशन पॉलिटिकल साइंस का अच्छा होता है, तो मैंने मास्टर इन पॉलिटिकल साइंस किया है। अच्छा, ताकि कॉम्बिनेशन बन जाए। कॉम्बिनेशन बन जाए। तो एक वकील होने के नाते कहाँ देखती हैं आने वाले सालों में अपने आप को, कुछ ऐसा चीज़ जो करना चाहती हैं स्पोर्ट्स में, वकालत में, वो क्या है? वकालत में मेरा पहले जुडिशरी का था, अभी भी है, लेकिन मैं कहती हूँ मैं एक अच्छी वकील बनूँ इन क्रिमिनल, मतलब क्राइम में जाऊँ ज़्यादा, जबकि लड़कियाँ नहीं जाती, कहती हैं हम क्यों क्राइम में जाएं, इतने थ्रेड्स वगैरह मिलते हैं, लेकिन मेरा शौक़ है। कोई ऐसे वकील जिन्हें आप आइडियलाइज करती हैं? बहुत बड़े बड़े नाम वकालत में हमारे पास मौजूद हैं। मैं अपना नाम बनाऊंगी। अपना नाम बनाएंगी, ये तो बड़ी अच्छी बात है। अच्छा, मुझे बताइएगा स्पोर्ट्स पर्सनालिटी कौन सी, इसके अलावा भी कोई गेम्स खेलती हैं? नहीं, सिर्फ कराटे। अच्छा, सिर्फ कराटे। तो वर्ल्ड वाइड कराटे प्लेयर कोई पसंद है, या पाकिस्तान में कोई पसंद है? नहीं, और ना ही मैंने किसी से इंस्पायर होकर ये कहा है कि मेरा ये पैशन है, सिर्फ मुझे शौक था कि मैंने कराटे खेलने हैं, और मैं आई क्लब में फिर। तो जो मुझे स्टार्टिंग में बहुत मुश्किल आई कि मुझे कोई अच्छा टीचर मिले, और फिर जब अच्छे टीचर मिले उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से गाइड किया, कि उनकी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ। अच्छा, डाइट किस तरह की रखनी पड़ती है एक कराटे चैंपियन को? मैं मॉर्निंग में दलिया विदाउट शुगर, और आफ्टर ट्रेनिंग में बनानास खाती थी, और फिर हल्दी और देसी घी वाला दूध, और कैल्शियम वगैरह, फ्रूट्स लेना, चिकन, मतलब मीट मेरा फुल बंद है, मीट नहीं खा सकती मैं, और देसी और हल्दी घी वाला दूध तो लाजमी है, इससे पावर आती है और आप स्ट्रॉन्ग होते हैं। और उसके साथ है मैं अपने पंचेस ज़्यादा यूज़ करती हूँ। बुरा नहीं लगता देसी घी दूध? सबको लगता है, मेरी मामा अगर दे देती है ना मेरी सिस्टर्स को, तो वो भी कहती है इसकी वजह से हमें पीना पड़ता है, हम क्यों पिए, ट्रेनिंग तो उसने करनी है, पर यह कि आपको बहुत हेल्पफुल होता है ट्रेनिंग के लिए। उसके बाद मैं अपने पुशअप्स बहुत लगाती हूँ ताकि मेरे बाजू स्ट्रॉन्ग हो और मैं पंचेस से नॉकआउट करूँ, और मेरा शौक है मैं नॉकआउट करके ही आऊँ मलेशिया जाऊँ तो। स्टैमिना भी बिल्ड करना पड़ता है जी, स्टेमिना बहुत ज़रूरी है। 3 मिनट की फ़ाइट में आपका स्टेमिना वैसा नहीं रहता कि आप स्टार्टिंग में जो होते हैं बाद में भी वो हो, पर मैं ये कहती हूँ कि स्टार्टिंग में आपको फुल स्लो खेलना चाहिए ताकि आपका सारा स्टेमिना ख़त्म ना हो। आप पहले ओपोनेंट के माइंड को पढ़ें, उसकी टेक्निक्स को देखें, फिर आगे जाके अपना कोई मूव दिखाएं। जैसे आपने नेशनल चैंपियन तक खेली है, तो कौन से सूबे की बहुत अच्छी चैंपियंस होती हैं? आप तो पंजाब से कर रही थी, बट कश्मीर। अच्छा, कश्मीर की बहुत वो अच्छी उनकी होती है। बॉडी इतनी हार्ड होती है कि उनको पंच मारो तो अपने आप को लगता है, उनको किक्स मारो तो लगती हैं। इवन आपने शीन पहना हो, ग्लव्स पहने हो,
पर मैं कहती हूँ कि आपको अपने आप को आइडियलाइज करना चाहिए, आपको अपने आप को स्ट्रॉन्ग रखना चाहिए कि कोई भी देखे आपका माइंड पढ़ सके कि ये बच्ची ऐसे नहीं रहेगी। तो वो बच्चियां जो कराटे सीखना चाहती हैं उन्हें कोई मैसेज देना चाहेंगी आप? ज़रूर देना चाहूँगी, कराटे हर लड़की के लिए मस्ट है, और मैं कहती हूँ जो क्लब में आती है उनको भी नहीं छोड़ना चाहिए, और जो नहीं आती है उनको सीखना चाहिए अपने सेल्फ डिफेंस के लिए। और साथ साथ तालीम को भी जारी रखना चाहिए। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंडीड चीज़ इंस्पायरिंग जनाब, बिकॉज इन्होंने बहुत सारी चैम्पियनशिप विन की, अब मलेशिया भी जा रही हैं। सो हम आपको बेस्ट ऑफ लक कहेंगे कि आप पाकिस्तान के लिए कोई मेडल लाजमन लेकर आएँ और पाकिस्तान का नाम भी रोशन हो और आपका अपना भी एक पोर्टफोलियो जो है वो मज़ीद डेवलप हो जाए। और इसी के साथ हम एक ब्रेक लेते हैं और आपसे ब्रेक के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक और अब चलेंगे अपने सेगमेंट हेल्थ एंड फिटनेस की जानिब। तो जनाब, हम हमेशा ये बात करते हैं कि सेहतमंद ज़िंदगी के लिए खुश रहना भी ज़रूरी है, और खुश रहने के लिए ये भी बहुत अहम फैक्टर है कि आप को कोई स्ट्रेस ना हो, आप मेंटल हेल्थ पे बहुत ज़्यादा काम करें, अपने आप को टाइम दें जिसमें मी टाइम का इस्तेमाल करें, बट दैट मी टाइम इज़ नॉट कस्टमाइज्ड टू द यूजेज ऑफ सोशल मीडिया या पबजी या फिर फेसबुक या फिर ट्रोलिंग, इन सब से उसका ताल्लुक नहीं होना चाहिए। लेकिन और बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं या स्किल्स हैं जो हमें आने चाहिए जिसकी वजह से हम अपनी उन ट्रेड्स के ऊपर काबू पा सकते हैं जो कहीं ना कहीं हमें लगता है ऐसा है कि ज़िंदगी में हमें थोड़ा सा ज़िंदगी की दौड़ में पीछे कर देते हैं। जिस तरह सेल्फ़ कॉन्फिडेंस की कमी उसमें आ जाता है, कोई ऐसा डर आ जाता है जिससे निकलना नामुमकिन हो जाता है, कोई ऐसी हैबिट होती है जो आपको कामयाब नहीं होने दे पा रही होती, या फिर आपके रिलेशनशिप को फेलियर की तरफ लेके जा रही होती है। इसमें आपका पैनिक होना, डिप्रेशन, एग्जाइटी, अकेलेपन का महसूस होना, चिड़चिड़ाहट, बहुत सारे फैक्टर्स होते हैं। इन तमाम चीज़ों पर बात करने के लिए मैंने दावत दी है गौहर शरीफ साहब को। ये मास्टर लाइफ कोच हैं और NLP प्रैक्टिशनर हैं। इमोशनल हीलिंग, हैबिट मैनेजमेंट, फियर्स, सेल्फ कॉन्फिडेंस, इसमें सेल्फ एस्टीम भी आ जाता है, पब्लिक स्पीकिंग, आपका कॉन्फिडेंस, लोगों से इंटरेक्ट करने का तरीका, फोबियाज, पेन मैनेजमेंट और बहुत कुछ उस हवाले से ये काम करते हैं। वेलकम टू द शो सर। सर, पहले तो मुझे ये बताइएगा, इन तमाम चीज़ों को लेकर लोगों में अवेयरनेस कितनी है, कितना आते हैं आपके पास इन इश्यूज़ को लेकर? थैंक्स फॉर इनवाइटिंग मी टू योर शो। देखें, आजकल की जो लाइफ है वो बड़ी ज़्यादा स्ट्रेसफुल है, एंड द रीज़न बीइंग नॉट ओनली द पॉलिटिकल और द इकोनॉमिक इंस्टेबिलिटी, बल्कि ये सोशल मीडिया फीड्स जो हैं इसकी वजह से। और लोग जो हैं वो ये रियलाइज़ नहीं करते कि जो एंग्जाइटी है वो बढ़ जाती है बिकॉज ऑफ दीज सोशल मीडिया पोस्ट। और एज़ पर द लेटेस्ट रिसर्च 55% जो आपकी एंग्जाइटी है वो पोस्ट की वजह से, जो सोशल मीडिया पे अपलोड्स हैं उसकी वजह से बढ़ रही है। एक तो वो है जो आपके फ्रेंड्स और आपके जो रिलेटिव्स हैं या जो आपके क्लोज़ नेटवर्क ऑफ वो एसोसिएट्स हैं वो पोस्ट कर रहे हैं, वो किस रेस्टोरेंट में गए, किस जगह पे वो चिल आउट कर रहे हैं, किस जगह पे वेकेशन पे गए। इससे एक लैक ऑफ सेल्फ एस्टीम और एक एनवी की फीलिंग डेवलप होती है, और लोगों में कि आई एम नॉट गुड इनफ या आई एम लेस पर्सन एज कम्पेयर टू माई फ्रेंड, वो एक फीलिंग है जिसकी वजह से एंग्जाइटी डेवलप होती है। दूसरा, हमारे कुछ सोसाइटल प्रेशर्स हैं, कुछ टैबूज़ हैं और कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनका कि आजकल की जो आप कहेंगे कि सोशल लाइफ में और जो डिजिटल वर्ल्ड में उनकी नहीं है वैल्यू, लेकिन वो पीयर प्रेशर की वजह से या एनवायरनमेंट, पेरेंटल या जो भी सोसाइटी में जिसमें वो मूव करते हैं, वहाँ से वो उनके ऊपर वो लाइफ इन्फ्लुएंसेस आ जाते हैं। दुनिया में सिर्फ 10% बीमारियाँ ऐसी हैं जो हेरिडेटरी हैं, जो जीन्स के थ्रू ट्रांसफ़र होती हैं फ्रॉम योर पेरेंट्स टू योर जनरेशन। 90% आर बिकॉज ऑफ द लाइफ इन्फ्लुएंसेस। जो हमारी लाइफ है उस पर जो इन्फ्लुएंसेस हैं, जो एक्सटर्नल फैक्टर हैं, वो किस तरह से इफ़ेक्ट कर रहे हैं। अब मेरा काम एज अ लाइफ कोच ये है कि नॉट ओनली टू स्प्रेड अवेयरनेस, बट
के जो लोग मेरे पास आते हैं फॉर कंसल्टेशन, उनको स्ट्रेस रिजिलिएंट बनाना। अपने घर का माहौल तो आप उसको चेंज करते करते थोड़ा टाइम लगेगा, बट यू कैन चेंज योर सेल्फ मच फास्टर इन अ मच बिगर वे। और जब आप अपनी फीलिंग्स टुवर्ड्स दैट एनवायरनमेंट चेंज कर देंगे, अपनी थॉट्स चेंज कर देंगे, द वे यू लुक एट थिंग्स, थिंग्स विल चेंज। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा, एक तो इम्यून सिस्टम हमारी बॉडी का होता है, जो अक्सर हम कहते हैं कोविड हो रहा हो तो इम्यून स्ट्रांग होगा तो वही सर्वाइव कर सकता है, सेम गोज़ विद द डेंगू। कोई मेंटल इम्यून सिस्टम भी होता है? बिल्कुल बिल्कुल ऐसे ही है। बहुत अच्छी बात की आपने। देखें, लोग जो सरवाइव करते हैं किसी ट्रॉमा से निकलते हैं। ट्रॉमास दो टाइप के होते हैं। एक ट्रॉमा वो है जो मैन मेड है। मैन मेड कौन सा है? जैसे किसी ने किसी को चीट किया, किसी के पैसे छीन लिए, किसी की ज़मीन पे कब्ज़ा कर लिया, या किसी ने किसी को मर्डर किया, बॉडी हार्म पहुंचाया। ये सारे के सारे मैन मेड हैं। बुलिंग है, साइबर बुलिंग है, ये सारा कुछ ये मैन मेड है। कुछ हैं एक्ट ऑफ गॉड, जैसे आजकल सैलाब आए हुए हैं, किसी का मकान बह गया, किसी के जानवर बह गए, किसी का घर गिर गया, किसी की बिल्डिंग गिर गई, तो ये एक्ट ऑफ गॉड में आते हैं। इन ट्रॉमा में वो लोग कामयाब होते हैं सरवाइव करने में और जल्दी से निकलने में जो मेंटली स्ट्रांग होते हैं। और मेंटली स्ट्रांग कैसे होते हैं कि वो लोग जो हैं वो फोकस करते हैं पॉसिबिलिटीज़ पे, प्रॉब्लम्स पे नहीं। जब आप प्रॉब्लम्स पे फोकस करते हैं तो फिर आपको हर तरफ प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स नज़र आती हैं। लेकिन आप जब पॉसिबिलिटीज़ पे फोकस करते हैं तो फिर आपको पॉसिबिलिटीज़ नज़र आती हैं। जैसे मिसाल के तौर पे आप ड्राइविंग कर रही हैं तो इतनी बड़ी विंड स्क्रीन है आपके सामने, आप सामने इस विंड स्क्रीन पे देखेंगी जहां आपने जाना है। रियर व्यू मिरर छोटा सा है, वो सिर्फ रेफरेंस के लिए। जब आपने मुड़ना है, एग्ज़िट लेना है, ओवरटेक करना है, तो फिर रियर व्यू में देख के आपने करना है, फॉर गाइडेंस ओनली, फॉर वेरी शॉर्ट स्पैन। रियर व्यू में देख के अगर आप कार चलाएंगी तो आपके कार का एक्सीडेंट हो जाएगा। लाइफ भी यही है कि आपने जहाँ जाना है, पॉसिबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा हैं, आपने जहाँ जाना है उधर फोकस करें। रोड भी है, बाकी भी है, सारी चीज़ें हैं। पीछे क्या हुआ, हमारे साथ क्या हुआ, किसी के साथ क्या हुआ, वो उनको छोड़ दें। अच्छा, ये जो बहुत छोटी तो नहीं है, बट इससे आपकी ज़िंदगी बड़ी मुतासर होती है। हैबिट मैनेजमेंट में स्मोकिंग आ जाता है, गैम्बलिंग आ जाता है, ड्रिंकिंग होता है, और बहुत सी आदत होती हैं, इवन लेट सोना और गलत बयानी से काम लेना, ये सब चीज़ें इन हैबिट्स में हैं जो अक्सर डेवलप हो जाती है। इवन कई लोगों को चीज़ें उठाने की भी आदत होती है, बहुत बड़ी बड़ी पर्सनालिटीज़ को भी थी। सो इस पे किस तरह काबू पाया जा सकता है? दो तरीके हैं। एक है इसका जो NLP का मेथड है, न्यूरो लिंग्विस्टिक प्रोग्रामिंग का, उसमें फ्रेमिंग करते हैं, उसके बाद फिर टेक्निक्स हैं जिसके थ्रू उनको उन स्टेट से निकाला जाता है जो उनकी जो भी है। अब वो अगर बिंज ईटिंग करते हैं या स्मोकिंग करते हैं तो क्यों करते हैं? स्ट्रेस की वजह से। वो स्ट्रेस किस वजह से, उसका रूट कॉज फाइंड किया जाता है, और वो आम तौर पे रूट कॉज अर्ली चाइल्डहुड में होता है, 0 to 7 ईयर्स की एज, जिसको इम्प्रिंट एज हम कहते हैं। उसमें वो उनके साथ जो उन्होंने देखा हुआ, उनसे गुज़रे जिस हालात से, जो इनकी इन्वायरमेंट है, उसका इम्प्रेशन बन गया। एंड दैट इज़ द रीज़न इवन व्हेन दे ग्रो अप दे कैरी दोज स्कार्स विद देम। और इसीलिए कहते हैं अ ब्रोकन चाइल्ड इज़ अ ब्रोकन एडल्ट। एक तो वो तरीका है विच टेक्स अबाउट 6 वीक्स। दूसरा तरीका ये है, जैसे स्मोकिंग है या गैम्बलिंग है या फियर ऑफ हाइट्स है, वो हिप्नोथेरेपी का तरीका है। और उसमें मैं जो हूँ वो 3 आवर्स में, 180 मिनट्स में अल्हम्दुलिल्लाह लोग हील हो जाते हैं और वो बिल्कुल छोड़ देते हैं। स्मोकिंग है, गैम्बलिंग है, फियर ऑफ हाइट्स हैं, फोबियाज़ हैं, कोई भी। फॉर एग्ज़ाम्पल ख़वातीन को बहुत ज़्यादा फोबिया होता है लिजर्ड का या कॉकरोचेस का, या कोई भी चीज़ जो कि उनको अंधेरे का, या कुछ लोगों को बहुत मसला होता है हाइट्स पे जाने का, वो ट्रैवल नहीं करते, एंजॉय नहीं करते, क्लॉस्ट्रोफोबिक फीलिंग होती है, वो प्लेन का वॉशरूम नहीं यूज़ कर सकते क्योंकि उनको होता है कुछ हो जाएगा। तो ये सारे प्रोसेस जो हैं ये हिप्नोथेरेपी के ज़रिए। अच्छा, अब ये चीज़ें वो हैं जो कि आपको इसकी कोई मेडिसिन नहीं मिलेगी ओवर द काउंटर।
फार्मेसी से आप जाके कहें कि जी मेरी लो सेल्फ इस्टीम है, मुझे कोई टैबलेट दे दें, नहीं मिलेगी। आप कहें जी मैंने स्मोकिंग क्विट करनी है इस वीक में, नहीं मिलेगी टैबलेट। तो उसमें क्या होता है कि वी पुट देम थ्रू अ सेशन ऑफ हिप्नोथेरेपी, और उसमें जो उनका प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स है, जो सामने वाला ब्रेन का वो पार्ट जो एनालिटिकल माइंड है, उसको बाईपास करके जो उनका अनकॉन्शियस माइंड है उसमें टैप किया जाता है और वो अफर्मेशंस डाली जाती हैं, जिसकी वजह से वो डीप ट्रांस में होते हैं तो वो एक्सेप्ट कर लेते हैं। जब इंसान बहुत ज़्यादा अलर्ट स्टेट में बैठा हो और हर चीज़ को एनालिटिकली देख रहा हो, डाइसेक्ट कर रहा हो कि ये नहीं हो सकता, उस स्टेट में पॉसिबल नहीं है, क्योंकि वो स्टेट उस वक्त रीजनिंग और लॉजिक की आती है। तो इसीलिए उसको उस स्टेज पे लेके जाते हैं जहाँ पे वो ट्रांस में जाए, मीडियम ट्रांस में, और वहाँ पे जाके कई दफ़ा डीप ट्रांस में ले जाना पड़ता है, डिपेंडिंग अपॉन द सिचुएशन ऑफ द क्लाइंट और किस तरह से। लेकिन अगेन इसके भी कुछ प्रोज़ हैं और कुछ कॉन्स हैं, कुछ फ़ायदे हैं, कुछ नुकसान हैं। बच्चों को आमतौर पे मैं इसलिए नहीं करता क्योंकि उनकी सारी लाइफ पड़ी है। लेट देम नेगोशिएट द लाइफ, लेट देम गो थ्रू जो दुनिया में उनको व्हाटएवर दे हैव टू फेस, चैलेंजेस फेस करें, और फिर कुछ अरसे के बाद अगर मे बी इन 30s और 40s में जाके उनको वो परसिस्ट कर रहा है तो फिर हिप्नोथेरेपी की ज़रूरत है। मेरे पास ख़वातीन लेके आती हैं, मेरा बेटा जो है HSN का एग्ज़ाम देना चाहता है, तो इसको मेंटली बहुत स्ट्रॉन्ग कर दें। यस, मेंटली स्ट्रॉन्ग कर दें, लेकिन इसका ये मतलब नहीं कि उसको ऐसी चीज़ बना दें कि वो सुपर ह्यूमन बन जाए और वो हर चीज़ को उसी लेवल पे फिर स्टार्ट एवेल्यूएटिंग, उसको कोई नॉर्मल चीज़, कोई प्लेजर ही ना दे। बच्चा जिस एज ग्रुप में है उसको कैंडी पसंद है तो कैंडी ही पसंद होनी चाहिए उसको। अगर उसको वीडियो गेम्स पसंद है तो वीडियो गेम। आहिस्ता आहिस्ता जब वो ग्रो करेगा, जब वो स्टेज पे पहुंचेगा, लेट देम गो थ्रू एन एक्सपीरियंस लाइफ। तो मेरी अप्रोच ये होती है कि क्लोज़र टू नेचर एंड क्लोज़र टू रियलिटी, ऑगमेंटेड रियलिटी, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के थ्रू या हिप्नोथेरेपी के थ्रू या किसी भी तरीके से मैं मिनिमम यूज़ करता हूँ। सही। अच्छा सर, ये बताइएगा जो पेन मैनेजमेंट है, इस सेशंस के ज़रिए पेन मैनेजमेंट पे भी कंट्रोल या किसी तरह की दर्दों पे भी कंट्रोल हो जा सकता है? हो जाता है। इसकी भी बहुत सारी टेक्निक्स हैं, NLP की टेक्निक्स हैं, कुछ टेक्निक्स ऐसी हैं जो लाइफ कोचिंग की हैं। उसमें इंसान को पेन क्यों होता है, पेन की एक तो रीज़न ये है कि उसको कोई चीज़ हुई, कोई बीमारी हुई, कोई उस वजह से उसको पेन हो रहा है। एक चीज़ है कि उसकी सोच ऐसी है, उसको सोच सोच के वो माइग्रेन में कन्वर्ट हो गई वो। और जो मेटाफिज़िकल वेज ऑफ हीलिंग है, इसकी बेसिस क्या है, ये मेरी कोर कॉम्पिटेंस है कि बिहाइंड एवरी फिज़िकल इलनेस देयर इज़ अ मेंटल कॉज। तो आपकी स्किन के ऊपर अगर कोई एक पिंपल भी निकलता है, आपके हाथ पे किसी जगह पे कोई रैश भी होता है, अगर आपको बैक एक होती है, शोल्डर में या नेक में पेन रहती है, तो इसका रीज़न जो है वो मस्कुलर तो सिम्टम्स हैं, लेकिन रूट कॉज इसकी जो है वो आपके थॉट्स में है। यू आर ट्राइंग टू डू टू मच फॉर टू मैनी पीपल, और यू आर ट्राइंग टू प्लीज़ एवरीवन, या आप सारे लोगों का बोझ आप खुद उठाना चाहते हैं, फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी, घर की रिस्पॉन्सिबिलिटी, एंड दैट रिजल्ट्स इनटू अ स्ट्रेन एंड स्ट्रेस विच ट्रांसलेट्स इनटू बॉडी एक्स। और ये जो है इसके मुतालिक कहते हैं कि योर बॉडी इज़ टॉकिंग, आर यू लिसनिंग। ये सिम्टम्स हैं कि देयर इज़ समथिंग रॉन्ग। बट अनफॉर्चुनेटली हमारे लोग, अगर घर का इंटरनेट ना आ रहा हो, केबल ख़राब हो जाए तो बहुत कंसर्न होते हैं, उसी शाम को ठीक कराते हैं। बट इफ़ दे आर गोइंग थ्रू डिप्रेशन, सैडनेस, स्ट्रेस और एनीथिंग, दे टेक इट कि यार ठीक है वीकेंड पे देख लेंगे, नहीं तो अगले हफ्ते देख लेंगे, एंड देन देयर आर टैबूज एसोसिएटेड विद इट। हमारी लड़की को किसी ने निकलते हुए देख लिया साइकोलॉजिस्ट या साइकेट्रिस्ट के ऑफिस से, तो फिर क्या होगा। सो वी लाइफ कोचेस कम इन एंड वी हेल्प पीपल इन अ डिफरेंट नेम, इन अ डिफरेंट अप्रोच। बिल्कुल सही, बिकॉज हर चीज़ पागलपन से आप उसको या मेंटल इलनेस से नहीं जुड़ सकते। बहुत सारे इश्यूज होते हैं माइनर से होते हैं, बट अक्सर आप उस पर तवज्जो नहीं देते। बहुत शुक्रिया गौर साहब, इंडीड अ वेरी फ्रूटफुल सेशन। और इन चीज़ों पे गौर कीजिए, और अगर आपको लगता है कि ऐसी छोटी छोटी चीज़ें हैं, अगर पब्लिक स्पीकिंग है आप नहीं कर सकते, एंड यू थिंक कि अगर आपके करियर में एक ब्रेक लग रहा है और शायद एक यही वजह के साथ लग रहा है, सो टेक अ प्रोफेशनल हेल्प, इसमें कोई बुरी बात नहीं है। तो इसी के साथ हम एक ब्रेक लेते हैं और आपसे ब्रेक के बाद मिलते हैं।
वेलकम बैक। और मेरे साथ अब मौजूद है शाहसद रज़वी साहब। ये ऑथर हैं, फिलंथ्रोपिस्ट हैं, शायर हैं। कराची से इनका ताल्लुक़ है, लेकिन बहुत सारा वक्त इन्होंने टोक्यो में भी गुजारा। 5 किताबें इनकी अब तक आ चुकी हैं और 3 मोर जो है वो इस वक्त प्रोसेस में है। वेलकम टू द शो शाह साहब। सर, किस किस्म की किताबें, किस थीम पे ज़्यादा लिखते हैं आप? बेसिकली सबसे बड़ा इन्फ्लुएंस मेरी लाइफ में इज़ माई मदर। उनसे मैं मुतासर हूँ। शी इज़ माई बिगेस्ट सपोर्टर, माई बिगेस्ट फ्रेंड। तो उस सिलसिले में मैंने जो है पहली किताब नहीं लिखी थी, शी, विच इज़ बेसिकली फॉर वुमेन एम्पावरमेंट। एक औरत को मैंने बहुत सारे रोल्स में देखा। आई हैव अ बिग फैमिली, सो देयर आर लॉट ऑफ वुमेन इन माई फैमिली, सो आई हैव सीन देम इन डिफरेंट रोल्स, वेदर दे गोइंग फॉर अ जॉब या फिर शादी के मामले में, सी व्हाट हैपन्स बिहाइंड, व्हाट दे गो थ्रू, पॉजिटिव नेगेटिव। तो उस सब से मुतासर होकर मैंने किताब पहली अपनी लिखी थी, शी। उसके अलावा मैंने जो है दूसरी किताबें लिखी हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स पे, विच इज़ डांस पे लिखी है मैंने। इट हैज़ अ लॉट ऑफ पोएम्स, कोट्स, क्योंकि पूरी कायनात जो है वो एक हलचल में, हरकत में है, और डांस के बगैर, हलचल के बगैर वजूद जो है वो रुक जाता है। सो उससे लाइफ से मुतासर होकर मैंने बुक लिखी है, लाइफ, एंड दैट आल्सो हैज़ कोट्स, हैज़ पोएम्स, और बाकी सब्जेक्ट्स इज़ लाइक लव पे लिखी है, हार्ट ब्रेक। सो प्रीटी मच अक्रॉस द बोर्ड जो है किताबें मैंने लिखी हैं। आपके जो है ख़यालात जो होते हैं, आपके जज्बात होते हैं, आपकी ऑब्जर्वेशंस होती हैं। सो वही जो है, आई नीड अ मीडियम, अ वेसल to express myself, and best way to express it through poetry. जैसे योगा होती है आपकी बॉडी के लिए, फॉर मी पोइट्री इज़ फॉर द सोल। सही। और ज़्यादा इंग्लिश में कर रहे हैं या उर्दू में कर रहे हैं पोइट्री? प्योरली इन इंग्लिश, क्योंकि मेरी इब्तदाई तालीम जो है वो टोक्यो में थी, जापान में। आई स्टडीड इन अ कॉन्वेंट स्कूल, सो बेसिक्स जो मेरी थी वो इंग्लिश में थी, और उर्दू मैंने यहाँ पाकिस्तान में आके मैंने फिर आई स्टार्ट लर्निंग। बोल तो सकता था मैं, लेकिन जो रिटन उर्दू जो है वो मैंने 5-6 स्टैंडर्ड से मैंने लिखना शुरू की थी। तो इससे पहले मज़ीद कुछ बात करें, अगर आप हमें अपनी शायरी में से कुछ सुनाएं। जी बिल्कुल। ये दिस इज़ डेडिकेटेड टू माई मदर, एंड इट्स कॉल्ड इररिप्लेसेबल, एंड इट गोज़ लाइक दिस। आई एम व्हाट आई एम बिकॉज ऑफ यू। Every accomplishment that I have achieved, what keeps me safe from harm during the day and night, what makes the heavens rewrite the holy decree, is and always will be because your prayers are with me. You gave me the gift of life, taught me the difference between virtue and vice, bathed me, clothed me, fed me, held me close when I was afraid of the dark, scolded me, and when I cried, love me some more. I wish each day of my life to hear the sweet melody of your voice, to hold you close and hug you tight, to share a laugh and a smile, to converse without end and receive your advice. Your presence has taught me the meaning of peace. If you are gone, I will lose everything. I realize what true love was and is, that no matter if granted the treasures of both worlds, nothing can replace you, my dearest mother. बहुत अच्छा। अच्छा, मुझे ये बताइए, कितना पोटेंशियल आप यहाँ पर नए राइटर्स के लिए देखते हैं, या कितनी आपको लगता है मुश्किलात हैं? I feel main focus should be on, if you like to write, you should focus on your writing. जब मैंने लिखना शुरू किया था, I wasn't focused on the marketing side or if it's going to sell or not going to sell. It was basically you just need to get the flow. आपके जो भी, it's because initial emotions, आपके thoughts होती हैं, they're very raw. So main thing is just to express yourself. When you get the flow, then you can go towards the marketing side. I feel social media is a very strong medium to reach out, to let yourself be known. आपका Instagram है, Facebook है अब तो. प्रिंट जो है आपकी मीडियम जो है वो अब आपको किसी ट्रेडिशनल पब्लिशर की ज़रूरत नहीं पड़ती है. आप जो है ख़ुद अपनी बुक्स प्रिंट करा सकते हैं थ्रू अ लोकल प्रिंटर, और यू कैन प्रिंट थ्रू Amazon.
सो रुकावटें बहुत कम हैं. Yes, there's a lot of competition. There are a lot of there are like hundreds of poets out there. But अगर आपका जो हुनर है, आपके जो क्राफ्ट है, उस पर आप फोकस करें, people will notice that if they can relate. Main thing is that they can relate to what you're expressing. If they can relate to what you're expressing, तो आपकी खुद ही फॉलोइंग बढ़ेगी. People will get to know you, and there's no limit to how far you can go. तो अब चूँकि आपकी 5 बुक्स आ चुकी हैं, 3 ज़्यादा और आ रही हैं, सो दैट्स मीन कि अब आपको रिस्पांस अच्छा मिल रहा है, सो यू थॉट टू राइट मोर. Basically जो like my book dance, it's a very universal subject. Either if you know how to dance, you don't know how to dance. आप शादी में जाएंगे, आप डांस करेंगे. आप जो हैं, आपके अच्छे एग्ज़ाम में रिजल्ट आएंगे, आप डांस करेंगे. So it's not like you need to learn it, but it's very universal. If you go on social media and मैंने जो अपनी डांस की बुक है उसमें मैंने कोई 100 कोट्स लिखे हैं, 50 पोएम्स हैं. If you search my name on Facebook, you will see my quotes being shared every single day in different parts of the world with their videos, with the pictures, and they have my quote. If you go on Google, लिस्ट जो होती हैं टॉप 100 कोट्स, उसमें 3-4 आपको मेरे कोट्स भी नज़र आएंगे उन लिस्ट के अंदर. So I think it's slowly, gradually it's spreading. So I'm very hopeful. ठीक है. जो यंगस्टर्स लिखना चाहते हैं या जिनको शौक़ है कि वो कुछ कलम के लिहाज से कुछ ऐसी क्रिएशंस करें, उनके लिए बेसिक चीज़ क्या रेकमेंड करेंगे आप पहले? I would say read. Basically, if you want to express something, आपके पास कोई एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपके पास कोई सोच होगी, something that you can express about. So first you need to see what you can relate to. क्या चीज़ आपको अच्छी लगती है, कुछ चीज़ आपको जो है something that ignites a spark within you. जब different subjects पे आप पढ़ना शुरू करें and just keep writing. It doesn't matter how good it is, how bad it is, the flow will come. So I would say read a lot, knowledge is basically everything. अब तो रीडिंग सर्कल्स होते हैं, पोइट्री रेसिटेशन कॉम्पिटिशन्स इवन बच्चों के लिए भी होते हैं. सो कभी मतलब आप खुद जाते हैं इन रेसिटेशंस के अंदर या पोइट्री सर्कल्स? I basically focus more on the writing side. There were times of writing 3 poems a day. So I was like, basically you just need like instrumental music, you need a fruit salad, you need good ambience, and either somebody is there or not doesn't make a difference. कलम होना चाहिए, लैपटॉप होना चाहिए, and there's so much within you. मौलाना रूमी ने कहा था कि there's a universe within you, और हमेशा कहते हैं कि आपका ख्वाब जो है उसकी ताबीर हो. So if everything exists in the world, ये क्यों कहते हैं ख्वाब की ताबीर हो? Because everything is within you. So that's what just gets me into writing. I haven't gone to poetry clubs as yet, or focus was on writing, but now I'm going into social media, and that is one avenue I would want to go to. सही. तो आपकी जो बुक है डांस, इसका आप जिक्र भी करें, अगर उसमें से हमें आप कुछ शेयर करें हमारे साथ. Yeah, sure. One sec. This one is called Immortal. Who knows what is dearest to the heart? All worries start to embrace the past. When ascend together steps and soul, immortal become memories cherished and pure. Break the shackles that hold back your stance. Shout or sing the anthem of this trance of dance. On this journey transcending between worlds, all entities representing the experience of motion. So it is more like haiku, which is like short poems. ट्रैवलिंग का भी आपको शौक है? ट्रैवल से रिलेटेड भी लिखते हैं? I traveled before. I went to US a couple of times. I lived in Dubai for 13-14 years. So on and off, but mostly when the family has time and we can all go together. So ट्रैवलिंग के एक्सपीरियंसेस भी एक मोनोलॉग की सूरत में लिखते हैं या लिखा है कभी? not as such, not that much. ठीक है, तो हम आपको बेस्ट ऑफ लक कहेंगे आपकी बाकी 3 बुक्स के लिए. थैंक यू सो मच. और इंडीड बड़ा अच्छा लगता है कि बहुत सारे यंग पोइट्स जो हैं वो अपनी कंट्रीब्यूशन जो है पाकिस्तान की राइटिंग क्लासेस के अंदर कर रहे हैं, और इसलिए कहते हैं कि और कुछ हो ना हो, अगर आपके पास एक किताब हो तो आपका वक्त जो है वो अच्छा कट जाता है.
और आपको शायद किसी की ज़रूरत भी नहीं पड़ती। और अब भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो बहुत ही एविड किस्म के बुक रीडर्स हैं, बल्कि मैं तो ऐसे भी लोगों जानती हूँ जो कहते हैं अपने बच्चों को कि आप आइसक्रीम ना लें या एक बुक ले लें, वो ज़्यादा बेहतर है। सो रीडिंग हैबिट अपने बच्चों में भी आप डेवलप करें, ख़ुद भी पढ़ा करें, बिकॉज़ इससे आपका खतासस भी हो जाता है, टाइम भी अच्छा गुजर जाता है, और सबसे बड़ी बात आप कुछ ना कुछ किसी ना किसी किताब से गेन ज़रूर करते हैं। आपका जो टाइम है वो वेस्ट नहीं होता। एटलीस्ट यू गॉट सम मैसेज, सम पॉजिटिव वाइब, या कोई ऐसा थॉट जो आपको नहीं पता, या कोई ऐसी चीज़ जो नहीं पता, वो बहुत आप लर्न कर सकते हैं। सो बुक रीडिंग की हैबिट को जनाब डेवलप कीजिए। और इसी के साथ हमारे प्रोग्राम का वक्त होता है ख़त्म। मैं शाह साहब को शुक्रिया अदा करूँगी उनके वक्त का, और आप भी ज़रूर इनकी बुक्स पढ़िए और अपने फ़ीडबैक से हमें ज़रूर आगाह कीजिए, व्हाट्सएप के थ्रू, ट्विटर के थ्रू और फेसबुक के थ्रू। और हमें अपनी दुआओं में भी याद रखिए। फिर से होती है आपसे मुलाकात, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।